चलो बच्चों, तो प्लेन स्टार्ट करेंगे। अभी लाइन हम लोगों ने ख़त्म किया था, अब बारी है प्लेन को ख़त्म करने की। तो स्टार्ट करेंगे प्लेन को। इस वीडियो के अंदर ये दो थियरम्स देखेंगे जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन को कैसे लिखा जाए अगर आपको प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है और उस प्लेन को परपेंडिकुलर एक वेक्टर आपके पास है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप उस प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब याद रखना, आप प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हो मतलब प्लेन को डिफाइन कर रहे हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपको दी है उसका यूज करके आप पूरे प्लेन को डिफाइन कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। जब हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, जब हम प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं, या फिर किसी भी चीज का जब हम इक्वेशन लिखते हैं, तब हम उस पूरे ज्योमेट्रिकल फिगर को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने लाइन देखा था पिछले समय, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन देखा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन देखा था, सिचुएशन हमारे पास थी। ठीक है, तो जब तो उस समय क्या हो रहा था, उस वाले सिचुएशन में आप मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका यूज करके आप लाइन को अल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अल्जेब्रिकली यहां पर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स बात हो रही है। अल्जेब्रिकली मतलब यहां पर वेक्टर्स है हमारे पास। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लेन इस टॉपिक के अंदर हमें प्लेन के इक्वेशंस लिखने हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे शुरुआत की सिचुएशन, पहली वाली सिचुएशन एक्सप्लेन की है इन दो थियरम्स में। अब इस थियरम्स के प्रूफ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप लोग वेक्टर्स अच्छे से समझे हो, बाकी सारी चीजें आपको अच्छे से पता है, तो ही आप इनको समझ पाओगे। अगर वो लेक्चर्स आपने स्किप किए हैं, देखे नहीं है, या फिर आपको चीजें सही ढंग से पता नहीं है, तो उनको पहले देख लो, फिर आप इसको समझ पाओगे। तो बेटा क्या दिया है सबसे पहले थ्योरम के अंदर, तो देखना ऐसी अलग अलग सिचुएशन रहेगी। अब ये पहली सिचुएशन आ रही है कि आपके पास प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है और प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर है। बस इन दो चीजों को देने के बाद में क्या आप उस प्लेन को पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हो वेक्टर की हेल्प से। तो इस चीज को प्रूव करेंगे हम लोग। और जैसे हम लोग इन दोनों को प्रूव करते हैं, तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट दो तीन एग्जाम्पल भी ले लेंगे जो कि सॉल्व एग्जाम्पल है बुक के अंदर के। तो बस आपको थियरम के अंदर जो दिया हुआ रिजल्ट है उसको समझने के लिए वो हेल्प करेगी एग्जाम्पल, इसलिए मैं तुरंत बाद उसके बाद जो सिंपल, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द थियरम एग्जाम्पल से, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो वाले एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज तो बाद में डिस्कस हो जाएगी। तो चलिए बेटा, सबसे पहला थियरम आता है प्लेन के अंदर का। लाइन हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। प्लेन के अंदर का पहला थ्योरम, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। अब ए के ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए बार दिया है, मतलब दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर होता है वो जो स्मॉल ए बार से डिनोट किया जा रहा है। सो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है जो कि ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन बार। मतलब आप ऐसे प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हो कि जिस प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट आपको दिया है, पॉइंट दिया है मतलब आपके पास उसका पोजीशन वेक्टर है, और दूसरी चीज उस प्लेन को एक वेक्टर है एन बार जो परपेंडिकुलर है। तो आपको ऐसे प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो ये आता है, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है बेटा, तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए यहां पर लिख दिया है। देखिए ये आपका प्लेन है, मान लीजिए स्पेस के अंदर। अब ये जो प्लेन है दैट इज इन स्पेस, ठीक है। और ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट दे रखा है जिसको ए बोलेंगे हम लोग, इसका पोजीशन वेक्टर है ए बार। ठीक है, सो दिस इज ए बार, ये पोजीशन वेक्टर है। और इस प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर है जिसको कहा गया है एन बार। एन बार इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब बेटा आपको पता है जब भी हम जनरलाइजेशन करते हैं, जब भी इक्वेशन लिखते हैं, तो या हम लाइन का इक्वेशन लिख रहे हो या फिर प्लेन का, हमें उसके ऊपर का एक पॉइंट लेना होता है जो इस इक्वेशन को जनरलाइज बनाता है। ठीक है, सो लेट पी बी एनी पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ओपी बार। ठीक है, तो इसको आर बार से डिनोट करेंगे हम लोग। तो बेटा अगर ये एन बार प्लेन को परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये एपी बार को भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्लेन के अंदर आप कोई भी वेक्टर निकालो उसको परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि ये प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो प्लेन को परपेंडिकुलर है तो उसके ऊपर के वेक्टर को ये परपेंडिकुलर है, देयरफॉर आप लोग बोल सकते हो कि हियर एन बार इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, therefore
AP bar is perpendicular to n bar and therefore AP बार डॉट n बार, मैं इनका स्केलर प्रोडक्ट लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है कि इक्वेशन ये आता है, इज इक्वल टू, देखिए दो परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आपको तो पता है कि ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। सो कॉस 90 का वैल्यू 0 आएगा तो क्या मिलेगा आपको, 0। सो इनका स्केलर प्रोडक्ट आया है 0। लेकिन ए पी बार क्या है, आप वेक्टर ए पी बार को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, दैट इज आर बार माइनस ए बार। आपने ए पी बार को लिखा आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। बस अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सो आपको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर सब्ट्रैक्शन या वेक्टर एडिशन। सो आर बार डॉट एन बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज आप लिख सकते हो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ठीक है बेटा, तो यही हमें चीज प्रूव करनी थी। अब आप एक दफा इस इक्वेशन के ऊपर नजर डालिए, क्या दिख रहा है आपको, ये आर बार तो इक्वेशन में रहेगा ही, कोई भी इक्वेशन में कौन सी दो चीजें दी हुई रहेगी, एक एन बार दिया हुआ रहेगा, ये एन बार क्या रहेगा, इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, और दूसरी चीज दी रहेगी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन। तो ये दो चीजें गिवन है, और ये आर बार मतलब आपका जनरल पॉइंट होता है जिसका पोजीशन वेक्टर होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है ना, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर होता है आर बार, तो ये तो रहेगा ही इक्वेशन के अंदर। सो इसको अच्छे से ध्यान में रखना बेटा, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं, दिस इज ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये तो बात हो गई बेटा। अभी हाँ, तो क्या ठीक है, कुछ और इसके बारे में नहीं, कोई नहीं, बस इतना ही। तो याद क्या रखना है कि दिया हुआ क्या है, क्योंकि अभी देखिए लाइन में तो ज्यादा चीजें थी नहीं, है ना, लाइन के अंदर कुछ ज्यादा थी नहीं, दो ही तरीके के इक्वेशंस थे, फिर उसके बाद में डिस्टेंस वगैरह हम लोगों ने देखा था। लेकिन प्लेन के अंदर काफी सारे अलग अलग सिचुएशन में प्लेन के इक्वेशंस आपको लिखने हैं, तो सभी फॉर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला फॉर्म जो आप लोगों ने देखा वो क्या है, कि आपको लाइन के ऊपर का एक पॉइंट पता है, और उस प्लेन को, सॉरी प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट पता है और उस प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो उसको पकड़ के आपको प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखना है, तो दिस। सो ये तो वेक्टर इक्वेशन हुआ। अब इसी गिवन सिचुएशन में आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। सो दैट इज द थ्योरम नंबर सेकंड ऑफ प्लेन। इस टॉपिक का ये सेकंड थ्योरम है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट में से पास हो रहा है जैसे यहां पर था, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ हुज नॉर्मल आर, और उस प्लेन को एक नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब क्या, ए लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, जिसको नॉर्मल कहा जाता है। सो आपके पास एक नॉर्मल है, मतलब ए लाइन परपेंडिकुलर प्लेन जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं ए बी सी। अब देखना दूसरे इस वाले थ्योरम के अंदर गिवन चीज क्या है आपके पास प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट है, मतलब जिसके कोऑर्डिनेट्स है, वो तो पहली बार भी था, और आपके पास एक नॉर्मल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब एक प्लेन को परपेंडिकुलर लाइन है जिसके आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है। तो पहले भी आपके पास वही थे, पहले भी आपके पास एक वेक्टर था ना, तो उस वेक्टर के आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं। मतलब पहले वाले थ्योरम में जो गिवन सिचुएशन और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ हो, जैसे पहले इसके अंदर आपको सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर दिया था, तो वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए पोजीशन वेक्टर काम में आएगा। लेकिन जब आपको बात आएगी कार्टेशियन इक्वेशन की, देखो इसको कहा जाता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दिस गिवन सिचुएशन, और उसी सिचुएशन में जब आप इस टाइप का इक्वेशन लिखते हो तो इसको कहा जाता है कार्टेशियन इक्वेशन। अब कार्टेशियन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर दिखता है, यहाँ पर आपको सीधा कोऑर्डिनेट दिखाई देता है, ठीक है, तो फर्क सिर्फ इतना है। सो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग अभी। तो सिंपली क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल है, और उस नॉर्मल के हमारे पास है डायरेक्शन रेशियो, इसको फिगर नहीं भी निकाली तो भी चल जाएगा। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे पता है, अभी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमें लेना है पासिंग थ्रू द पॉइंट, ओके।
एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ हुज नॉर्मल आर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्लेन के ऊपर एक और पॉइंट लेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है। सो हम लोग बोलेंगे कि लेट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई एंड जेड, लेट पी बी एनी पॉइंट, पी बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन। एंड गिवन क्या है आपके पास, गिवन ए है x1 y1 z1, गिवन पॉइंट ए है ऑन प्लेन, ए ऑन प्लेन गिवन है, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन आर ए बी सी। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, आपके पास एक प्लेन है जिसके ऊपर का एक पॉइंट है आपके पास ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, और आपने दूसरा पॉइंट ले लिया पी। अब बेटा इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर के क्या आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। अगर आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, ये हमने पहले भी देखा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको वेक्टर अच्छे से पता होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज, ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी आर कैसे, देखिए p के कोऑर्डिनेट से a के कोऑर्डिनेट से, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी क्या हो गए, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो ये क्या हो गए, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी। अब बेटा क्योंकि आपके पास नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब क्या, लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो जो लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन रेशियोज आपके पास है, और वो लाइन अगर परपेंडिकुलर है प्लेन को तो वो लाइन इस AP को भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए क्योंकि AP प्लेन के अंदर है। सो नाउ हियर वी कैन से दैट ए लाइन वी हैव AP perpendicular to normal and therefore आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो जब दो वेक्टर्स या दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 0 आता है। ये हम लोगों ने देखा है जब हम लोगों ने उनके बीच का एंगल के लिए एक्सप्रेशन निकाला था तब। सो हमें क्या मिलता है, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज a इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये हमारा थियरम प्रूव हो चुका है। तो इन दोनों भी इक्वेशंस को अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए अब ताबड़तोड़ हम लोग क्या कर देते हैं, 2-3 एग्जांपल इन दोनों थियरम्स के ऊपर देख लेते हैं ताकि आपके आइडिया क्लियर हो जाए, है ना। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा भी है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। देखिए जब भी बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 2-1 मार्क के लिए पूछा जाता है, तब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो आप सबसे क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले कि वेक्टर इक्वेशन वी नो दैट लिखना है, वी नो दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, अब आप जनरलाइजेशन लिख रहे हो, मतलब जैसे कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट ही लिखना है आपको, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A having position vector a bar and perpendicular to vector n bar is given by r bar dot n bar is equals to a bar dot n bar, जो मैंने वहां पर लिखा हुआ है। तो पहले आपको ये मेंशन करना है। अब जैसे आप ये लिखते हो आप क्या कहेंगे, हियर इन दिस एग्जांपल, हियर का मतलब क्या, इन दिस एग्जांपल या फिर इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्या हो रहा है, हियर आप लिखेंगे कि ए बार क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड n बार क्या है, n बार मतलब परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो क्या होगा फिर, सीधा सीधा ये वैल्यूज इक्वेशन में रखेंगे, तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन आपको मिलेगा r बार डॉट n बार क्या है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 2 2 4, 3 1 3 एंड माइनस 8।
सो आपको मिलेगा -1, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी -1. सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द गिवन सिचुएशन. चलिए अब और मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूँ जो कि सॉल्व एग्जांपल है बुक के अंदर के, लिख देता हूँ मैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे हम लोग. चलिए बेटा, ये 2 इक्वेशंस है जो ऊपर के 2 थ्योरम्स को क्लियर करेंगे. मतलब पहला भी 2 एग्जांपल है ये. पहले भी एग्जांपल से हमने देखा था कुछ पहले थ्योरम के बारे में. देखिए दूसरा क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. अभी जो सेकंड थ्योरम हमने देखा था जिसके अंदर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन डिराइव किया था, दैट इज a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल 0. तो इसको कहा जाता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ठीक है ना. तो अभी इसके लिए बहुत सिंपल है कि आपको प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल. तो दोनों भी चीजें यहाँ पर दी है. दैट प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दैट मींस दिस पॉइंट इज ऑन द प्लेन. एंड दूसरी चीज डायरेक्शन रेशियोज हुज नॉर्मल आर. तो देखिए इक्वेशन ऑफ, आप लोग अगर पूछा था बोर्ड के अंदर तो आप लोग पहले लिखना थ्योरम का स्टेटमेंट जो है कि वी नो दैट करके, इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल इज a into x minus x1 अब यहाँ पर x1 y1 z1 कौन होते हैं, ये होते हैं, और abc कौन होते हैं, ये होते हैं. सो 3 इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस 2 इन ब्रैकेट y माइनस 2 प्लस c इन ब्रैकेट z माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करेंगे 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 5z माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो आपको मिलेगा 3x प्लस 2y प्लस 5z एंड दिस इज इक्वल टू 22. ठीक है, 15 और 4 19 20 21 22. ठीक है, तो ये आएगा आपका इक्वेशन, दैट इज 3x प्लस 2y 5z इज इक्वल टू 22. अब बेटा इसकी बात करते हैं. द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन इज m. फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. देखिए बात क्या हो रही है वो समझते पहले. प्लेन है आपका स्पेस के अंदर, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जा रहा है ओरिजिन से, मतलब ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. फुट कहां पर है परपेंडिकुलर का, प्लेन के ऊपर है, तो उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 1 माइनस 2, और ये ओरिजिन में से निकाला गया है. तो आपको क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन लिखना है. अब वेक्टर इक्वेशन आपको पता है कैसे लिखा जाता है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार. अब इसके अंदर एन बार क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, तो वो कौन रहेगा, ये एम का पोजीशन वेक्टर ओ एम बार ही रहेगा आर बार. तो क्या लिखेंगे आप आर बार के बारे में, सॉरी एन बार के बारे में, हियर एन बार इज ओ एम बार विच इज नथिंग बट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, क्या चाहिए हमें, हमें ए बार चाहिए होता है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन अ प्लेन. अब प्लेन के ऊपर पॉइंट कौन है, m है, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी खुद ओ एम ही है, मतलब यही वेक्टर है. तो ए बार भी क्या रहेगा, यही वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. तो बात खत्म, इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो आर बार डॉट एन बार मतलब 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और ए बार डॉट एन बार मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 2 टू द 4 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 9. ठीक है, तो ये आएगा आपका फाइनल इक्वेशन. ठीक है बेटा, तो ये थे कुछ सीधे सीधे डिपेंडेंट एग्जांपल्स ऑन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में, और उसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जांपल भी देखेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय.